मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे, उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। उसकी कैसे कैसे सोल्व करना है, कौन कौन सी ट्रिक लगानी है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, वो सारी बातों पर ध्यान दें। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 62,500 रुपए पे 8% चक्रवृद्धि दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैं आपको 3 तरीकों से इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई सो ट्रिक जो मैं सिखाने लग रहा हूँ, किसी इस सवाल में मान लीजिए मैं कोई ट्रिक सिखाने लग रहा हूँ, लेकिन आपको लेंदी लग रही है, लेकिन आपको ईमानदारी से उसे सीखना है, क्योंकि जो इस चीज में आपको लेंदी लगेगी वो अगले सवाल में सोट भी लग सकती है। इसलिए हमें उन सारी कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे यूज करना है ट्रिक का। जैसे पहला सवाल है कि भाई 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो देखो यार 8% की फ्रैक्शन होती है 4% 1/25, तो 8% 2/25। हम सिंपली कहेंगे यार 25 से कोई धन, 2 जोड़ के 27 हो गया। दूसरे साल फिर 25 से वही धन 27 हो गया। तो सर 625 से कोई धन 729 हो गया। ये तो अब बेसिक तरीका, ये मेरा अमाउंट हो गया मेरे बच्चों, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और इनके बीच का जो डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। घटाएंगे आएगा 104। आपने कहा जी ठीक है। अब 625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 625 के बाद 2 जीरो तो 104 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 104 के बाद 2 जीरो। ऑप्शन सी। आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप इस अच्छे के चक्कर में बंधे मत रहना, अगला मेथड भी इसका सीखेगा। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो अगला सवाल आ गया क्या? देखिए, हमें छोटी छोटी बातें सीखनी है। मुझे एक बात बताना, क्या मैं अगर आपको ये कहूं मेरे भाई कि भाई 8% के 2 सक्सेसिव इंक्रीज है, तो आप मन ही मन में जोड़ेंगे 8 + 8 x + y प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। आपने कहा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो 8 और 8 16, 8 और 2 64, यानी 16.64% है ना। यानी हम ये कह सकते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट आएगी ना, वो 16.64% आएगी। पहली बात तो ये सही है, इसमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं। अब जो ही मेरा आंसर होगा वो 16.64 का मल्टीपल होगा। अब ये देखो 16.64 किसी से भाग जा रहा है, तो अगर दिमाग दौड़ाएं तो 6 6 12 और 4 16 17 9 से तो नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से, 13 कम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, 13 8 104, यानी 13 का मल्टीपल है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये आंसर 13 से भाग जा रहा है, तो 13 से भाग कौन सा जाएगा? 13 8 104, ऑप्शन सी जाएगा। लेकिन ये मेथड कईयों को बेकार भी लग सकता है, अब इसको समझदारी से समझना। मैं ये कह रहा हूँ यार 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/4। 25% की 1/4, हाँ सर। और 625% की अगर मैं फ्रैक्शन पूछूं तो आपसे क्या हो जाएगी? भाई आप कहेंगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, तो 625% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? या इसको और अच्छे दिमाग से दौड़ाना करूं तो भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, मैं कह रहा हूं दोनों साइड स्क्वेयर करो, तो आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा देंगे कि 625% को जब सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1/16। देखो तरीका समझा था। मैं ये कह रहा हूं यार 625 के बाद 2 जीरो और गुना में 16.64%, यही तो मेरा आंसर होगा। आपने कहा देखो यार 2 3 चीजें ध्यान रखना। 1/2 जो रहता है ना मेरे भाई, वो 0.5 रहता है। 1/4 0.25 रहता है। छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान देना। 1/8 जो रहता है वो 0.125 रहता है। 1/16 जो रहता है वो 0.0625 रहता है। अब इनका उल्टा मतलब भी ध्यान रखना। कैसे? कि सर 16 किससे गुना करेंगे तो 10,000 आएगा, 8 किससे गुना करेंगे तो 1000 आएगा, 4 को 25 से गुना करेंगे 100 आएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आएगा। दोनों ही डाटा काम के हैं, इस्तेमाल भी बताता हूँ, लेकिन पहले सिंपल बताता हूँ। मेरे बच्चे 625 डबल जीरो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 25 गुना 25 गुना 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आपने कहा जी दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि परसेंटेज हमारी मर्जी है, हम चाहें तो यहाँ इस्तेमाल करें या आगे। मैंने परसेंटेज यहाँ की जगह यहाँ इस्तेमाल कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे बच्चे डेसिमल हटाओगे, आपने कहा बिल्कुल हटेगा जी। डेसिमल हटाओगे तो बटे क्या लिखोगे? 100। और 1/100 जो होता है, ये भी तो मेरे बच्चे 1% होता है। 1/100 का मतलब 1% ही तो हुआ। तो मैं चाह के यहां पे ये भी तो लिख सकता था कि 16.64 जो है ये डेसिमल, अगर मैं यहां से, अरे हट भाई, डेसिमल यहां से हटा दूं, देखिए समझने का गेम है, तो डेसिमल हटा के परसेंटेज भी लिख दूं तो भी वही बात है।
यानी 16.64 भी वही बात है और 1664% भी वही बात है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हटाऊंगा बटे 100 करूंगा 2 अंकों पे डेसिमल लगा दूंगा। खेल तो वही है। आपने कहा अब मेन चीज को समझना है क्या कि मैंने डेसिमल हटा के सीधा परसेंटेज कर दिया। इस परसेंटेज का भी खेल आप जानते हैं कि परसेंटेज में यहां लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो गुना करेंगे तो आएगा 1/16 गुना 100 गुना आएगा 1664। 16 से ब्रेक करेंगे, 16 एकम 16 ना जानी जीरो, 16 चौक 64, तो 100 सॉरी गुना था, तो 104 को 2 जीरो से गुना करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हाँ जी, एक तरीका ये, एक तरीका और भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए हमें अपने विकल्पों पे ध्यान देना कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और हम कैसे कर सकते हैं। भाई जो समझदार बच्चा होगा ये बात तो जानता है कि मुझे 62,500 रुपए का 16.64% निकालना है। ये बात सभी समझते हैं? हाँ जी सर समझते हैं। मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूँ यार, मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो, 62,500 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे 6250 होगा, ये 10% होगा। अच्छा इसका 5% कितना होगा? सर आप ऐसा क्यों जान रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए जान रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जो ऑप्शन है वो दूर दूर है, बहुत नजदीक नजदीक नहीं है, 100 का एटलीस्ट गैप है और 100 का गैप बड़ा गैप होता है। अब 5% की वैल्यू क्या होगी? सर 10% की वैल्यू ये, तो 5 इसका आधा होगा, तो ये होगा 3125। बिल्कुल ठीक है। अब सर एक बात बताना, अगर 10% 6250 है तो 1% कितना होगा? अगर 10% 6200, भाई 100% इतना है तो 10% कितना हुआ? 6250, तो 1% कितना हुआ? 625। तो 1% वैल्यू है। आपने कहा हाँ सर हम इतनी बात भी समझते हैं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लेना 0.6, तो मेरे बच्चे 1% इतना है तो 0.1% कितना होगा? तो 0.1% का मतलब यहां पे डेसिमल लगेगा, यानी 62.5। तो अगर मुझे 6 गुना करना है तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 चिंग 36 और 1 37, तो ये बनेगा 0.6%। और यही तो मुझे चाहिए था, 10 5 15 और 1 16.6% लगभग। और इसको मैं जोड़ूंगा तो 5 5 10 5 15, 7 2 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 1 17, 7 हासिल 1, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 2 12 और 1 13, 6 3 और 1 10, यानी 10,375 से बड़ा मेरा आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे 10,375 से जस्ट बड़ा मेरा आंसर 10,400 है। हाँ है ना भाई, 500 बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये भी आंसर है। दूसरा मैं यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकता हूँ। कैसे? देखिए हमें हर चीज देखनी है, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं कि हम अपने सारे हथियारों को तराशते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में हमारा दिमाग कौन सा मेथड उठा ले और उस मेथड में हम एक्सपर्ट है या नहीं। तो इसका मैं 16.64% निकालूंगा, तो मुझे तो डिजिटल सम चाहिए, परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यार 5 2 7 6 13, 13 का 3 और 1 4 आया है ना, 6 4 10 का 1 आया, 1 और 1 2 और 6 8 है, 8 चौक 32, 32 का 3 2 5 है, यानी डिजिटल सम आया 5। अब मुझे देखना किसका 5 आ रहा है, तो 1 और 4 5 इसी का आ रहा है और बाकी किसी का है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज दिस फॉर 2 years एट 10% पर एनम इफ द इंटरेस्टेड कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यार 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, तो यानी 10 से 11, 10 से 11 यानी 100 से 121। भाई 10 से 11 लिखोगे, अगले साल फिर 10 से 11 लिखोगे, तो 100 से 121 सीधा स्क्वायर करो, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट होगा 121, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे भाई कितना? 21 यूनिट। तो एक बात ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21 का मल्टीपल होगा। 21 का मल्टीपल का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? सर 3 का भी मल्टीपल होना है और 4 ना 7 का भी मल्टीपल होना है। अब ध्यान से देखें तो डिजिट सारी जगह 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 है, तो 3 से तो कुछ हासिल होगा नहीं, मुझे 7 से जाना चाहिए। 7 से जाते हैं, 7 तो 7 7 7 49, बचा कितना भाई? 5, 7 7 49, एक भाग नहीं जा रहा, 7 6 42, 3 7 चौक 28 5, ये भाग नहीं जा रहा, 7 6 42 एक, ये भाग नहीं जा रहा, 7 6 42 एक, 7 7 7 5 35, तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन बी ही मेरा भाग जा रहा है। दूसरा कैलकुलेट करना हो तो भाई 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,500 को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 205, तो इतनी की वैल्यू कितनी? गुना कर देंगे मेरे राजा, ये मेरा आंसर आएगा। हाँ जी। दूसरा इसी सवाल को करने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम सक्सेसिव लगा दें मन में कि भाई 10 10 10 यानी 21% बना, 10 जमा 10 जमा 10 गुना 10 बटा 100, तो मेरे बच्चे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरी बनी वो बनी 21%। आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, 21% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अब सर कहानी ये है कि 21% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बना, तो बता दो कहानी क्या होगी? तो भाई 205 यानी 20,500 का 21% निकालना है। तो देखो यार परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 1 5 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है वही मेरा राइट आंसर है, और 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है बी।
तो हम अपनी मर्जी से सेटल कर सकते हैं डाटा को किसी भी तरह। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सारे हथियार इस्तेमाल करने हैं। अगर मैं स्टूडेंट अभी हूं और तैयारी कर रहा हूं, तो मैं सब चीज इस्तेमाल करूंगा। मैं यूनिट डिजिट भी चेक करूंगा, मैं डिजिटल सम से भी चेक करूंगा, मैं पीछे वाला मेथड भी यूज करूंगा, और साथ के साथ मैं 20,500 का 21% निकालना भी सीखूंगा। कैसे सीखूंगा भाई मैं? तो मैं कहूंगा देखो सर, 20,500 है, इसका 10% कितना होगा? 2,050। तो 20% क्या होगा? 2,050 का डबल यानी 4100। बिल्कुल ठीक है, ये आ गया 21%, ना 20%, माफ करिएगा। अब मुझे 1% और चाहिए, तो 1% क्या होगा? 205। अब यहां से मैं देखूंगा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। देखिए, जहां सवाल आसान है ना, वहीं सारे मेथड इस्तेमाल करना शुरू करो। क्योंकि जब मुश्किल होगा ना सवाल, तो वहां देखिए, आसान सवाल है तो उसमें सारी मेथड से लगभग बराबर टाइम लगेगा। लेकिन जब मुश्किल सवाल होगा, तो उनमें से कौन सा मेथड यूज होगा कैलकुलेशन का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उस पर फोकस रखिए। कहता है यदि ब्याज 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उस राशि का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। 18% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? 9/50। 2% 1/50, 18% 9/50। तो हम कहेंगे 50 से 59 हुआ। 50 से 59 हुआ, बिल्कुल सेट है मामला। नहीं, अब इसे करेंगे तो मेरे भाई ये 2500 आया, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 9 का वर्ग 81, 8 9 9 5 45। अच्छा, हमें तो वर्ग निकालना है ना, सीधा ही निकालते हैं। 9 का वर्ग 81, और भाई 5 का वर्ग 25, और 9 34, तो 3481। ये ट्रिक आपको आती है ना, जिसका दाहिक अंक 5 हो उसके लिए कैसे करते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 981 यूनिट है। यानी जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट 981 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ही 981, तो दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। तो मेरे भाई 1 यूनिट 1 रुपए, तो इतने यूनिट की वैल्यू 2500 डायरेक्ट मेरा आंसर है। तो मेरा सही उत्तर होगा मेरे भाई 2500। अब इसी सवाल में मेरे भाई दूसरा मेथड जो मैं यूज करूंगा वो ये देखो यार मेरे भाई, ऑप्शन देखिए नजदीक नजदीक है, दूर नहीं है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ऑप्शन दूर दूर है। क्या करूंगा मैं? मुझे पता है सक्सेसिव लगाऊंगा तो 18 जमा 18 गुना 18, और ये मेरे बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। तो 18 18 36, 18 18 324, तो 36 3 39.24%। यानी जो भी मेरा आंसर होगा 39.24% होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा मेरे बच्चे, वो 39.24% आएगा। आपने कहा हाँ। या तो मैं प्रिंसिपल पी मान लूँ, उसका 39.24% निकालो, और वो बराबर रखो 981 के, फिर आंसर निकालो। या फिर वहां से डिजिटल सम निकालो, या दिमाग दौड़ाऊं कि सर एक्चुअल आंसर तो ये है, लेकिन मैं इससे बड़ी वैल्यू ले रहा हूं 40%। तो 40% लूंगा तो मेरा आंसर, जो एक्चुअल आंसर उससे बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने रेट बड़ी ले ली। आपने कहा, तो दिमाग दौड़ाओ। 2800 का 40% निकालेंगे तो 28 चौक कितना होता है? 4 8 32, 4 दूनी 8, ये तो 1000 से ऊपर चला गया, हटा दो। इसका 40% निकालेंगे मेरे बच्चे, तो ये 1400 के आसपास हो गया, हटा दो। इसका 40% निकालेंगे मेरे बच्चे, तो 24 चौक को 96, 960, यानी 960 है। जबकि जो भी मेरा उत्तर आएगा ना, वो एक्चुअल आंसर से बड़ा आएगा, यानी 981 से बड़ा आना चाहिए उत्तर। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मैंने बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, नजदीकी अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो यानी 981 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आना चाहिए। यहां तो हजार हजार से भी ऊपर जाने लगे थे डाटा, इसलिए काटा लगा दिया। यहाँ 25 का 40% निकाले 1000, तो ये 1981 से बड़ा है, और थोड़ा ही बड़ा है। सबसे नजदीक अप्रोक्सीमेशन बी ही ऑप्शन दे रहा था, तो ये तरीका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं यदि ब्याज दर 20% है, तो वर्षों के अंत में ये बताइए कहानी क्या होगी। देखो ध्यान से, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो कोई धन 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, यानी 2 साल में 25 से 36 हुआ। यानी हम ये बात तो स्पष्ट रूप से समझ ही सकते हैं कि अमाउंट 36 होगा तो प्रिंसिपल होगा 25। और हमसे यही कह रहा है कि भाई 36 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 3 6 शून्य को। तो मेरे भाई 25 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी, माफ करिएगा। ये सारी कहानी हमसे सवाल में पूछ रहा है। हाँ जी। अब एक दिमाग दौड़ाओ, डिजिटल सम लगा लो और कुछ लगा लो, लेकिन डिजिटल सम के लिए पहले काटना पड़ेगा आपको, तब सोल्व करना। छोटी बुद्धि लगाओ। तो मेरे बच्चे कहानी समझना ध्यान से, काट तो सकते ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 9 से काटोगे 4 आएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 आएगा, है ना, 6 4 6 24, 260 को 25 से गुना करोगे, आंसर ढूंढो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत मत करो, काम ये करो। आपको ये बात पता है कि यहाँ 25 है, बिल्कुल ठीक बात है, और एक जीरो आ रखी, तो एक 5 यहाँ पे भी होगा, तो 25 5 125, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 125 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है? तो 125 का मल्टीपल ध्यान रखना डाटा, या तो आखिरी 3 डिजिट 00 होंगे, या 125 होंगे, या 250 होगा, या 375 होगा। मतलब 125 से भाग जाना चाहिए 500 होगा। तो क्या 400 125 से भाग जाता है? नहीं। 450 जाता है? नहीं। 550 जाता है? नहीं। केवल और केवल 500 भाग जा रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है प्रिया ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि उसने 2 वर्षों के अंत में 10,176 रुपए ब्याज के रूप में चुकता किए तो उसने कितनी राशि उधार ली। कहने का मतलब मेरे बाबू, यहाँ पे सवाल में जो वो दे रहा है वो आपको अमाउंट दे रहा है कि भाई 10,176 नहीं, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज के रूप में चुकाए तो उसने कितनी राशि उधार ली। कहता है प्रिया बोरोड ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ दिस पर एनम इफ शी पेड दिस एट द एंड ऑफ 2 ईयर एज इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। देखिए मेरे बच्चे, 2-3 तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका तो 12% की फ्रैक्शन बना लो। तो बाप कहेंगे जी 4% 1/25 है तो 12 हुआ 3/25। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 25 से कोई धन 28 हुआ, फिर 25 से कोई धन 28 हुआ, तो ये प्रिंसिपल आया, ये अमाउंट आया। प्रिंसिपल आया 625, अमाउंट आया 784 या 824। ये कहानी, सॉरी 784, माफ करिएगा, 28 का और 784, माफी भाई, क्लियर है। अब कहानी ये है कि अमाउंट क्या हुआ, इतना, प्रिंसिपल हुआ इतना, तो इनका जो डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो घटाएंगे, 14 में 5 गया 9, और भैया यहाँ 7 में से 2 गया 5, है ना। तो ये आया 59, 159, ये आया मेरे बच्चे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कह रहा है उसने 2 वर्षों के अंत में इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, तो 167 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,176 को। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है 625 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या हो। बड़े आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है सवाल में, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीका है, शॉर्टकट में भी तोड़ेंगे सवाल। अब आप ये समझिएगा, जब काटने जाएंगे 3 से कट रहा है, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3 से काटेंगे, अरे ये तो 53 से काटना ज़्यादा आसान होता है। देखो चलो, 3×3 = 9 भाई, एक आया, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो 3×3 = 9, 2 आया, 3 × 5 = 3×2 = 6। फिर काटेंगे मेरे बच्चे और हम अपने एक्यूरेट आंसर की तरफ चलते चले जाएंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन तरीका यही है, कोई और तरीका है नहीं इसका। मेरी बात यहाँ तक समझ पाए? अब करते हैं कि पेपर में इस सवाल को कैसे तोड़ फोड़ मचानी चाहिए थी। देखिए यार, मेरा समझदार से समझदार भाई भी सक्सेसिव मेथड जानता है। कहता है 12% है तो 12 जमा 12 जमा 12 गुना 12/100, यानी वो सीधा सीधा कहेगा 24 और 12 12 144, यानी 25.44% जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा। ये बैठेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझसे पूछ रहा है प्रिंसिपल निकाल के बताइए क्या होगा। मैंने पिछले वाले मेथड में 625 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश बहुत ज्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि 625 के लिए आखिरी 4 अंक और वो सबके भाग जा रहे थे, है ना, वो सबके ही मेरे बच्चे भाग जा रहे थे। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है, नहीं, आप इसका डिजिटल सम लगा के तभी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। हमें सारे ही मेथड यूज करने हैं। जैसे लगाए तो 9 गया, 5 × 6 आया, तो 3 तो उड़ाना पड़ेगा भाई तभी जाएगा। तो 3 अगर हम उड़ा रहे थे तो 3 आ रहा था 53, अभी डिजिटल सम लग पाएगा इसमें, तो यानी 3 से काटते तभी डिजिटल सम लग पाता। अब लगाते तो 5 और 3 8 आया, है ना। और मेरे भाई 8 आया तो 8 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तभी तो 8 8 64, 6 4 10 1 बनेगा, और 8 से ऊपर। तो 8 तो ये आ गया, यहाँ 9 गया, 3 3 6 2 8, ये आ गया, तो 8 8 64 का 1 बना। और ये भाई 5 2 7 और 6 13, 3 और 1 4, तो डिजिटल सम 4 साफ साफ दिखाई दे रहा था, डी ऑप्शन का। अब समझा रहा हूँ दूसरे तरीके से। मेरे बच्चों एक बात सिंपल सी समझो कि 25.44% है, किसके नजदीक है? 25%। फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/4। यानी मैं जो भी प्रिंसिपल होगा जब उसका 1/4 निकालूंगा ना, तो उत्तर जो आएगा एक्चुअल आंसर उससे बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्यों सर? इसलिए क्योंकि एक्चुअल जो रेट है वो 25.44% और मैं ले रहा हूं 25%, और मुझे जो आंसर लाना है वो 10,000 के नजदीक टेकना लाके। तो 30,000 का 1/4 तो भैया 7.5 के आसपास आके टिकेगा, 50,000 का 12.5 के आसपास टिकेगा, 20 का 1/4 तो 5,000 के आसपास आके टिकेगा, 40,000 ही तो है जिसका 1/4 10,000 टिकेगा, जो 10,176 के नजदीक है। तो मेरे बच्चे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको सोल्व नहीं करना, बस ऑप्शन से देखा करो कि अगर ऑप्शन दूर दूर है तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आइए बाबू, कह रहा है यदि ब्याज 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि होता है तो 2 वर्षों बाद आने वाली इतने रुपए की राशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी 13,230 रुपए जो है मेरे बच्चे, ये अमाउंट है, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे बच्चे वो 5% है। तो कहता है प्रिंसिपल बताइए क्या हो गया। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे क्या, कि 5% से 2 सालों में जो रेट बनेगी ना, वो 5 × 5 = 5 × 5 × 100। आप कहेंगे हाँ सर 10.25 बनेगी। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चे एक दिमाग दौड़ाना, अगर मैं 13,000 ऑप्शन ले लूं तो 13,000 का 10% 1,300 बनेगा, तो अमाउंट बन जाएगा 14,300, जबकि अमाउंट ही 13,230 है। तो ये तो आंसर वैसे नहीं लेना।
इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1000 बनेगा, तो ये 11,500 के आसपास, ये भी नहीं है, मुझे तो 13,230 चाहिए। इसका अगर मेरे बच्चे में 10% निकालूंगा तो समझो 1100 जोड़ूंगा भी इसमें, तो 12,000 समथिंग बनेगा, जबकि मुझे चाहिए 13,230। तो केवल और केवल ऑप्शन डी है। भाई इसका 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 1200। और अगर 12,000 में 1200 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 13,200 बना। ये 13,200 से ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल रेट 10.25% है। तो हमें ये सोचना है कि सवाल की जरूरत क्या है, सवाल किस हिसाब का दे रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे, पहला तरीका मैंने समझा इस तरह सोच सकते थे, दूसरा तरीका ये कि भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20 है, तो 20 से 21 तो 400 से 441। हाँ जी, ये बात भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट है 441, प्रिंसिपल है 400। 441 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 400 की वैल्यू बताओ। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 400 से भाग जाएगा, आपने कहा। और 400 से भाग देना है, किसी भी नंबर को 400 से भाग देना है, तो बटे जैसे इसके 400 लिखोगे तो 2 जीरो तो कट जाएगी। अब 2 जीरो हटने के बाद जो बचा, क्या ये 4 से भाग जा रहा है? नहीं। 2 जीरो हटने के बाद ये 4 से भाग जाएगा? नहीं। 2 जीरो हटने के बाद ये 4 से भाग जाएगा? नहीं। 2 जीरो हटने के बाद क्या ये 4 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। तो हम ऐसे भी सवाल को तोड़ सकते थे और इस तरह डिटेल करें तो 441 का ये 3 गुना है, मतलब 30 गुना, माफ करिएगा। तो 400 का 30 गुना करेंगे, 12,000 आंसर होगा। कह रहा भाई 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए मेरे बच्चे, 10%, मैं इसे दोनों तीनों मेथड से समझाता हूं, आओ। हमें कौन सा मेथड पसंद आएगा हम उस पर चर्चा करते हैं। मेरे भाई मेरी बात को ध्यान रखना, हमारे जितने भी हथियार है सवाल को निकालने के, वो हमारे सारे तैयार होने चाहिए, सब पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए यार, पहला तरीका तो ये है कि भाई 10% की फ्रैक्शन है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 10 की पावर 3 यानी 1000, और 11 की पावर 3 1331, यानी अमाउंट होगा 1331, तो प्रिंसिपल होगा 1000। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज 331। बिल्कुल ठीक है। 1000 यूनिट है, 25,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 25, तो इतने की वैल्यू 25 से कम 25, 25 3 75 और 2 77, यूनिट डिजिट 7 5 देख लो, लास्ट के 2 अंक। तो ये ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। एक तरीका तो है मेरे बच्चे, ये दूसरा तरीका माफ करिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको गोल्डन रूल याद होगा, 3 साल के लिए 3 3 1 निकालते हैं, 3 3 1 निकालते हैं, जिसे हम पास्कल रूल भी कहते हैं, है ना। ये पास्कल रूल बहुत जरूरी है, पास्कल मेथड बहुत जरूरी, ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि जैसे 25,000 रुपए प्रिंसिपल है ना, 25,000 का 10% निकालो, कितना आया? 2500, क्योंकि रेट 10%। फिर 2500 का 10% निकालो, 250, और फिर 250 का 10% निकालो, 25। अब इन्हें गुना करो, 2500 को 3 से गुना किया 7500, 3 को 250 से गुना किया 750, और 1 को 25 से गुना किया 25। इन्हें जोड़ दो, 8,275 मेरा राइट आंसर। एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेट याद कर लो यार, 1% से 3 साल में, टाइम अगर 3 साल हो, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट 3.0301% रहती है। मैं अक्सर कहता हूं कि आखिरी 2 डिजिट छोड़ दो आप, बस इतना पकड़ लो, 6.1208% रहती है। 3% से 9.2727। देखिए कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए, कितना भी क्लोज ऑप्शन दे ले, लेकिन 2 डिजिट से नजदीक, मतलब 2 डिजिट में मैक्सिमम पकड़ा जाता है, इससे ज्यादा की जरूरत कभी नहीं होती, ऑप्शन इतना क्लोज भी नहीं होगा। 4% आ जाए, 4,864%। 5% आ जाए, 15.7625%। बस इतना भी याद कर लो, बतेरा काम। इतने सारे तरीके ना समझने और पढ़ने के कि मजा आ जाएगा। क्लियर है भाई ये बात? ओके। अब आइए आप, अच्छा 10% थी, तो एक 10% का डाटा याद रखना। 10% से जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है 33.1% बनती है। 10% से 4 साल में अगर पूछे ना, 4 ईयर में, तो जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो 46.41% बनता है। अब आ जाइए कहानी पे। तो मुझे यहाँ समझना चाहिए था कि 10% से 3 साल में रेट बनेगा 33.1%, तो 25,000 का मुझे 33.1% निकालना है, 33.1%, वही मेरा आंसर होगा। तो अगर मैं डिटेल में भी करता तो मुझे एक बात पता है कि डेसिमल और 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो हट जाएंगी, तो 5 को 1 से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब यूनिट डिजिट 5 मेरे बच्चे यहां था और यहां था, है ना। बी और सी तो मेरा कट ही गया था। दूसरा तरीका ये है, इतना मुश्किल है नहीं, अगर समझने जाओगे तो क्या, हम चाहें तो यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं।
कैसे लगा सकते हैं सर? देखो ध्यान से, जब गुना करेंगे परसेंटेज और तो 5 2 7 आया, 3 3 6 और 1 7 आया, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम आया 4। तो देखते हैं किसका 4 आ रहा है। भाई ये दोनों तो ऑप्शन लिस्ट में है ही नहीं, पहले हट गए। यहाँ देखे तो 8 और 1 9, 5 2 7 गलत है। 8 7 दोनों 8 5 13 4 आ गया, तो ऑप्शन डी। तो किसी भी तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं। हाँ जी। कहते हैं धनराशि जब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद उसकी राशि इतने रुपए हो जाती है। आरंभ में निवेश की गई राशि याद करो, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। आइए बाबू, देखिए मेरे भाई, कह रहा कोई पैसा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे इन्वेस्ट हुआ है, 2 साल के बाद अमाउंट हो जाती है इतनी, तो आरंभ में निवेश की गई मूल राशि याद करिए। देखिए यार 10% का मतलब समझते हैं 1/10, मतलब 1/10 होती है 10 से 11, 10 से 11 यानी 100 से 121, यानी अमाउंट हो जाएगा 121, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100। अब 121 यूनिट दे रखा है 1815, तो 1 यूनिट इतना, तो 100 की वैल्यू। स्पष्ट उस समय समझना था कि भाई जो भी आंसर होगा वो हर हाल में 100 का मल्टीपल होगा, मतलब आखिरी 2 डिजिट जीरो होनी चाहिए। आखिरी 2 डिजिट केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, बी में, वही मेरा राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं है भाई। 100 121 को तो काटने का नहीं कभी भी, हाँ है ना। उसके अलावा भी अगर आपने सोचना था तो आप ऐसे कह सकते थे कि 2 जीरो तो होंगी होंगी, और एक को किससे गुना करें कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए, तो जिस भी नंबर से गुना करेंगे उसका इकाई अंक 5 ही होना चाहिए था, तो इसका 5 आना चाहिए था, वो बी ही ऑप्शन में था। आइए बाबू, ये मुझे सवाल बहुत प्यारा लगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि अच्छे ये कैलकुलेटिव सवालों में इसका नाम डाल देते हैं, इसको स्टार मार्क डाल देते हैं। ये स्टार क्वेश्चन हो गया, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। करिए मेरे बच्चे। देखिए यार दोस्त, सवाल में ये कह रहा है अखिलेश ने एक निश्चित राशि निवेश की जो 2 सालों में तूफान मचा गई। 6% की रेट से 82,000 रुपए हो गई, तो अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करो। 6% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? 2% 1/50, तो 6% 3/50। तो आप कहोगे पहले साल 50 से 53 हुई, दूसरे साल फिर 50 से 53 हुई, 2 साल में 2500 से 3 3 9, 25 और 3 2800। दिस इज अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल। 2809 रिप्रेजेंट कर रहा है 82,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2809 बटे में, तो 2500 की वैल्यू। अब देखना समस्या क्या है, बंद कहाँ गए हम? बंद हम इस चीज पे गए कि उसने जो बात बोली है ना वहां, यहाँ पे वो गलत बोल दी। कहता राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, यानी ना आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना कोई डेसिमल का खेल समझा सकते हैं, ना कुछ और तुरंग चीज तोड़ सकते हैं। आप कहें अप्रोक्सीमेशन, तो बाबू अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगेगी। कैसे? 72 680, 70 980, 72 980, 73 980। ऑप्शन इतना दूर नहीं है जितना दूर रेट के हिसाब से है, यानी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर मुझे करना ही हो अप्रोक्सीमेशन में, तो मैं ये काम करूंगा। क्या? मैं ये मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ 2800 है, 2809 लिखा हुआ है ना, मैं इसकी जगह थोड़ी देर के लिए 2800 लिख रहा हूँ सर। समझना मेरी बात को। भाई दे रखा था 2809, मैंने लिखा है 2800, तो अगर मैं छोटी वैल्यू लूंगा ना, तो ध्यान रखना उत्तर बड़ा आएगा, और एक्चुअल आंसर जो आएगा इससे उससे छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ 2809 था, मैंने 2800 ले लिया। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि मैं अप्रोक्सीमेशन दौड़ा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, बिल्कुल ठीक। 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 5 जाने 0, 4 5 20, 2 जीरो। गुना करोगे 0 0, 25 5 125, 25 दूनी 50 और 51, भाग दे रहे हैं 7 से। 7 7 49, बचा 2 या 3, 3 7 चौक 28। देखना भाई 7 7 49, 2 बचा भाई, 3 नहीं 2। देखो 7 7 49, 2 बचा, 7 या 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी 73 200 के समथिंग आंसर आएगा, मतलब आगे भी भाग दे लेना 2 डिजिट और, तो मेरा आंसर इतना आएगा 73 200। तो मुझे आंसर है वो देखना जो 73 200 से छोटा हो। अब ये तो तय हुआ कि 73 200 से बड़ा है, ये आंसर नहीं, ये बहुत छोटा, ये भी नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये 2809 था, मैंने 2800 माना है, तो उत्तर बड़ा आएगा, यानी ये उत्तर बड़ा है। एक्चुअल आंसर मेरा इससे छोटा होगा, 73 200 से छोटा उत्तर ढूंढूंगा, तो 73 200 के नजदीक ये है या ये है, तो सर ये, तो आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी मेरे बच्चे, एग्जैक्ट मेरा आंसर सी आ गया। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं सर बात उतनी नहीं जमी, बी और डी में, बी और सी में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा पेपर में। ये समझ गए ना, 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, 2 बचा, 7 21, 1 बचा, लगभग 73,214 आएगा। हाँ है ना। पेपर में इसे कैसे तोड़ना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ।
देखिए अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है सीएचएसएल का। मुझे ये लगता है कि 6% 2 साल सक्सेसिव लगा ले मेरे भाई, ध्यान देना। तो 6 जमा 6 जमा 6 गुना 6/100 कर लोगे जी, हाँ हो जाएगा। तो इसे जोड़ोगे तो आएगा 12.36। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट वाली। अब कहानी ये कि मैं ये बात तो समझ गया था कि सोल्व होगा नहीं डिटेल में, राउंडेड ऑफ है, कैलकुलेशन में नहीं फंस जाऊंगा मैं यहाँ पे वो वाला गेम भी नहीं चला पाऊंगा, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, डेसिमल या कुछ और अप्रोक्सीमेशन, वो नहीं चलेगा। अप्रोक्सीमेशन मुझे रेट से ही खेलना चाहिए। तो यार 12.36% है ना, इसके आसपास कोई फ्रैक्शन ढूंढ के दो मुझे, इसके आसपास कोई फ्रैक्शन ढूंढ के दो जिसकी फ्रैक्शन आती हो। तो आप कहेंगे देखो सर 12.5%, इसकी फ्रैक्शन है 1/8। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, 1/8। यानी एक्चुअल आंसर था कंपाउंड इंटरेस्ट का 12.5 ना 12 पॉइंट, माफ करना 12.36%, लेकिन मैंने ले लिया 12.5%। इसका मतलब मैं जो रेट ले रहा हूं ज्यादा ले रहा हूं, मैं जो रेट ले रहा हूं मेरे भाई वो ज्यादा रेट लेने लगा हूं। 12.5% रेट ली थी जबकि रेट थी 12.36%। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी चीज प्रिंसिपल अगर 8 है तो 12.5% की रेट से अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 यूनिट, जबकि अमाउंट दे रखा है 82,000। तो 9 यूनिट है 82,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 की वैल्यू इतनी। आपने कहा ठीक है, ये नजदीक ले आएगा आपको, 9 से काटेंगे 9 9 81, 10 बचा, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 8 से गुना करेंगे, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 नहीं 72। यानी मेरा आंसर जो आएगा वो 72,888 से ज्यादा आएगा। नजदीक का अप्रोक्सीमेशन लिया है, पीछे में दूर का अप्रोक्सीमेशन था, ये नजदीक का अप्रोक्सीमेशन होगा। भाई देखिए कहानी क्या है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मेरा आंसर इससे बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा उस बात को समझो। अगर मैं रेट 12.36 लेता तो जो 82,000 है वो मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल 100% होता, तो मैं इसे भाग देता 112.36 से। इस केस में मैंने भाग दिया 82,000 बटे में 112.50 से। एक्चुअल में था 112.36, मैंने भाग दिया 112.5 से। यानी जब नीचे बड़ी वैल्यू लोगे ना तो उत्तर छोटा आएगा, और नीचे छोटी वैल्यू लोगे तो उत्तर मेरे भाई बड़ा आएगा। तो मैंने तो बड़ी वैल्यू ले ली, एक्चुअल से बड़ी वैल्यू लिए, तो आंसर मेरा छोटा आएगा। यानी 72,888 एक्चुअल आंसर से छोटा, यानी मेरा एक्चुअल आंसर 72,888 से तो बड़ा होगा। अब मेरे बच्चे 72,888 से बड़ा ये है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये नजदीक है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो यहां पे आप क्या करके अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा और नजदीक से खेल गए, और यही खेल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पेपर में आपके लिए। देखिए मेरे भाई, अशोक ने पोस्ट ऑफिस में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 18,000 रुपए निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष में एक बार चक्रवृद्धि होता है तो 3 वर्षों बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। कहता है 18,000 रुपए निवेश किए, तो कहता है कि चक्रवृद्धि होता है तो कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, यानी अमाउंट वो पूछने लग रहा है बेसिकली। देखो मेरे भाई, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। पहला तरीका तो यही हम ले सकते हैं कि भाई 5% से 1/20, 1/20, 1/20, यानी 20 की पावर 3। देखो 20 की पावर 3 हुआ 8,000, और 21 की पावर 3 9,261। तो 9,261 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 8,000 की वैल्यू दे रखी है 18,000। तो 18,000 बटे 8,000, 9,261 की वैल्यू कितनी है। देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया ना, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काटेंगे 4 आया। पहली बात तो ये कि आंसर जो भी आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, और बटे 4 आएगा ना, तो बटे 4 आएगा तो डेसिमल आएगा ही आएगा, तो इसलिए ये मेरा आंसर कट गया। या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, यानी आंसर आना ही आना। अब दूसरी चीज ये मेरे बच्चे, भाई समझ गए ना, इसे 2 से काटा था तो हम 9 बच रहा था। अब हम चाहे तो यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ यूनिट उसका भी खेल खेल सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी, भाई 9 से भाग जा रहा है, वैसे ये भी 9 से भाग जा रहा है, तो देखते हैं। अच्छा डिजिटल सम भी लगाए तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल सम 4 आया तो 7 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 7 से ऊपर करना पड़ेगा। तो ये 9 है, मतलब इसका डिजिटल सम 0 आ गया, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे डिजिटल सम क्या आएगा 0। तो देखते हैं 0 किसका आ रहा है। तो देखो यार, 9 गया, 6 2 8, और एक 9 गया, 5 2 7, ये 0 नहीं आ रहा। अब देखो 9 गया जी, 7 2 9 गया जी, 5 और एक 6 और 2 8, ये नहीं जा रहा, हटाओ। यहाँ देखते हैं मेरे भाई, तो 7 और 2 9 गया जी, 5 2 7 3 10 8 18, ये भाग जा रहा है, ये हमने वैसे ही काट दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का ये भी हो सकता है कि हम इसे पास्कल रूल से भी कर लें। पास्कल रूल में क्या है कि 18,000 का, भाई 3 साल में अमाउंट निकालनी ना, पर उसी से सिंपल बैठेगा, इतना मुश्किल है नहीं, है ना, इतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं, उसी से सिंपल बैठेगा। या रेट से भी, क्योंकि 18,000 पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के फिर जोड़ेंगे, तो हमें वैसे ये बात तो पता ही है कि भाई प्रिंसिपल 18,000 है, बिल्कुल ठीक है। और रेट जो बैठेगी 5% से 3 सालों की, वो बैठेगी 15.7625।
7,625 यानी लगभग इतना परसेंट, यानी 7-5% लिख लो लगभग। तो ये इसके अंदर और जोड़ना है। तो भैया ये प्रिंसिपल तो हो गया 18,000, इसका 10% कितना हुआ जी? 18,000 का 10% 800, 5% कितना हुआ जी? 900। बात खत्म। ये हो गया 10%, ये हो गया 5%। अच्छा ये बताना भाई, इसका 1% कितना हुआ? 180, और मुझे निकालना 0.75 यानी 3/4%। तो 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 5 20, तो 45 थी 135। तो ये लगभग मेरा आंसर आ जाएगा 5 3 9 1 10 8 18 8 9 1 10 20,835 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो 20,835 के आसपास मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। कहता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली 21 लाख रुपए की अनुमानित वर्तमान इनकम क्या होगी बताना है भाई। ये हमारा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, समझते हैं कहानी को। देखो यार, ये 21 रुपए जो है ना मेरे बच्चे, ये हमारा अमाउंट है, यानी 2.1 लाख रुपए जो है ये हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। और 5% से 3 साल में कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 5% 1/20 यानी 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा। तो एक जगह प्रिंसिपल हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20, और अमाउंट हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21, या 21 का क्यूब। ये अमाउंट हो गया मेरे बच्चे, ये प्रिंसिपल हो गया। अब अमाउंट जो है वो रखा है 21 लाख, नहीं 2,10,000 रुपए, माफ करिए। और ये है 21 गुना 21 गुना 21, और गुना में 8,000। आइए भाई सेटिंग बैठाते हैं। 21 से काटेंगे तो ये बचेगा 1,000। ये तो स्पष्ट रूप से कट गया, इतना आ गया। अब 21 21 होता है मेरे भाई 441। एक बार इसको अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं। अगर मेरे भाई 8 से काटूं तो ये आएगा 1,000, और 8 से इसे काटेंगे तो 8 5 40, और 8 5 40 यानी 55 पॉइंट समथिंग। तो इग्नोर कर देते क्योंकि ऑप्शन इतना दूर तो है, मैं 55 ही ले रहा हूं। यानी मैं 441 की जगह नीचे 440 लिख रहा हूं, ध्यान देना। आना नीचे में छोटी वैल्यू मान रहा हूं, जबकि है बड़ा, तो उत्तर जो आएगा भाई 440 से जो उत्तर आएगा वो तो बड़ा आएगा, और है 441 यानी आंसर उससे छोटा आएगा। अब भाई 5 से काटेंगे 11 आया, 5 से काटेंगे 200 आया। 200 से इस कहानी को गुना करोगे तो 200, उसका 4 0 और। अब इसे 11 से भाग देना है। तो देखो यार 11 एकम 11, बचा कितना मेरे भाई? तो ये बच गया 9, 11 8 88 यानी 1.8 समथिंग आएगा। तो 1.8 पे कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए डायरेक्ट मेरा राइट आंसर आ गया। मेरा पॉइंट समझ पाया कि नहीं भाई? 2.1 लाख रुपए यानी 2,10,000 रुपए, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था इतने को। तो 8,000 की वैल्यू यानी 9,261 कट के, अब इसकी वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन में निकाली, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो भी आंसर होगा 1.8 समथिंग समथिंग आएगा। तो 1.8 पे मेरा केवल और केवल ऑप्शन ए ही सेट कर रहा है। कहता है गीता ने अपने बैंक में एक निश्चित राशि जमा की जो 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतने रुपए हो गई। तो कितनी राशि जमा की? देखो जी, कह रहा है गीता डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अमाउंट, इन हर बैंक अमाउंट विच बैंक अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट, विच अमाउंटेड टू रुपीज दिस इन 3 ईयर। कहता है अमाउंट हो गया 27,783 का 3 साल में 5% की रेट से। तो कहता है कि यार बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल हमको बताना। 5% की फ्रैक्शन 1/20, आप जानते हैं 20 से 21 20 से 21 20 से 21 होगा, यानी 20 का क्यों मतलब 8,000 से 9,261 होगा। अब 9,261 रिप्रेजेंट कर रहा है 27,783 को, तो प्रिंसिपल 8,000 की वैल्यू क्या होगी? यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 8,000 से भाग जाना चाहिए। यानी 3 जीरो हटाने के बाद, भाई 3 जीरो तो आंसर में आएगी आएगी, तो ये वैसे कट गया। अब 8 से भाग 26 होगा नहीं, 25 होगा नहीं, तो 24 होगा। डी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर है। तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, मतलब बहुत सिंपल सवाल है, तो सीधा सीधा कर ले रहे हैं। कह रहा है जी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 5 साल का। मेरे बच्चे यहाँ पास्कल रूल लगा लीजिए। भाई 1 लाख रुपए आपने प्रिंसिपल जमा कराया, 5 साल में जो पास्कल रूल कहता है वो 5 10 10 5 1। तो मेरे भाई 1 लाख का कितना परसेंट है? 7% कितना बना? 7,000। फिर 7,000 का 7% कितना बना? 490। फिर 490 का 7%, ये 7 है, ये 7 का वर्ग है, ये 7 का क्यूब होगा 343 यानी 34.3। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2401 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2401 को डेसिमल में बहुत छोटी अमाउंट आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका 7% निकालेंगे भाई, 34.3 का 7% निकालेंगे, तो ये 7 की पावर 3 है, ये 7 1 यानी 7 की पावर 4 यानी 2401। लेकिन 2 जीरो यहाँ एक है तो 2.401, तो ये बहुत छोटा आ जाएगा, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? और ऑप्शन इतना नजदीक नहीं कि डेसिमल में भी कोई गड़बड़ हो। तो अब हमें ये समझना है, तो 5 को 7 से गुना किया 35,000 का, 10 को 490 से गुना किया 4900, 10 को 34.3 से किया 343, बस इतने पे आंसर ढूंढ लेना है। 3 4 9 3 12 5 4 9 1 10 3 और 1 4, यानी 40,243 से बड़ा आंसर होगा। 40,243 से बड़ा आंसर होगा
तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी ही है जो मेरा नजदीक है ना। क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 की यानी 12 और जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 40,255, क्योंकि उसके बाद तो पॉइंट में चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो मुझे लगभग में आंसर चाहिए था 40,255, उसने कहा था निकटतम पूर्णांक। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। जब भी टाइम बड़ा होगा या तो रेट याद है वो इस्तेमाल करिए या फिर पास्कल रूल इस्तेमाल करिए। कह रहा है यार 2800 रुपए पे 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए जब रेट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो। तो 10% से रेट हो जाएगी हाफ ईयरली 5%, और टाइम हो जाएगा मेरे बच्चे 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली। तो 3 हाफ ईयरली में रेट हो जाएगी 15.7625। भाई 6 महीने में एक हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली, रेट होगी 5%। तो मेरे बच्चे आंसर है 15.75%, है ना। अब कहानी को आगे पकड़ते हैं क्या कि सर समस्या को समझो। 2800 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, इस पे 15% निकालना है। तो 2800 का 10% क्या हुआ 280, ये तो हुआ 10%। 5% क्या हुआ सर इसका आधा 140, ये हो गया 15%। 1% क्या होगा सर, तो 1% होगा 28, और मुझे चाहिए 0.75 यानी 3/4। तो 4 7 28 7 21 तो 21, तो ये 0.75% आ गया। बोला था ना परसेंटेज पढ़ो, 1 8 4 12 2 14, 2 1 3 1 4, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 441। यानी 441 से थोड़ा बड़ा आंसर आना है, वो मेरे बच्चे ऑप्शन बी में ही सेट हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।